वेलकम टू अजय यादव क्लासेस। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के सामने शैक्षिक अधिनियम पर जो टॉपिक है उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। इससे पहले मैंने जो टॉपिक लेकर आया वो था मेरा छात्रावास प्रबंधन का, और उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो मज़ा आ जाएगा। और आज का जो लेक्चर है वो मेरा पूर्णतः इस टॉपिक पर रहेगा कि हमारा जो भी एजुकेशनल कमिटीज़ है वो कैसी रही है। इस चीज़ पर आपको पता है कि यार मैंने पहले ही कहा था कि मैं बाल विकास यानी कि पेडागॉजिकल शिक्षक रहा हूँ। तो मेरी जो कोर जो एक्सपर्टीज़ रही है वो मेरी सीडीपी पे रही थी, तो इसीलिए मैंने सीडीपी थोड़ा सा पढ़ाया था। उसके बाद फिर कुछ आया कि सर आप इस टॉपिक को भी पढ़ा सकते हैं क्या, तो मैंने बस ट्राई किया था। छात्रावास प्रबंधन वो मेरा पहला सीरीज़ था और ये मेरा अंतिम सीरीज़ होगा, क्योंकि ये जो योग वाला पार्ट है वो मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं उसके लिए कोई अच्छा टीचर हूँ नहीं। ठीक है, तो फिर ज़बरदस्ती का उस चैप्टर उस टॉपिक को पढ़ाना जिस पर मैं अच्छा हूँ नहीं, मैं ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। बट हाँ, ये मैंने पढ़ाया है क्योंकि यार मैंने आरटी अपने बाल विकास में, एनईपी अपने बाल विकास में, और ये कुछ कमिटीज़ को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ और ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करता हूँ यार कि एजुकेशनल कमेटी यानी कि जो भी आपकी हिंदी वाले भाइयों के लिए बता देता हूँ कि यार जो भी मेरा शैक्षिक अधिनियम वाला जो पार्ट है, अब आपको पता होगा कि इस पार्ट से ना यदि क्वेश्चन आ गए तो बहुत ज़्यादा में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन ज़्यादा इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सर उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं तुमको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो पहले यार जो एजुकेशन का जो भी प्रारूप रहा है, जो कि मेरा हॉस्टल वार्डन के शिक्षा वाले पार्ट में रहा, वो तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि वो मोर देन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब आपको शिक्षा के 3 स्तर को देखना पड़ेगा, एक तो प्राचीन को, एक मध्यकालीन को, और लास्ट में मेरा जो है आधुनिक वाले हिस्से को। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि यार आपके पास टाइम 1 हफ्ते का है और 1 हफ्ते में आपको मैं बोलूँगा कि इतिहास को पढ़ना है, और इतिहास में आपको बोलूँगा कि यार इतिहास के 3 बड़े बड़े हिस्से हैं, एक मेरा प्राचीन है, एक मेरा मध्यकालीन है, एक मेरा आधुनिक है, तो आप खुद बोलोगे कि सर मैं इससे बेटर 1 हफ्ता आधुनिक को पढ़ लूँगा सर, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट चांसेस क्वेश्चन आने के वहीं से हैं। और जब आपको ऐसा प्रायोरिटी पता है कि यार कि मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आना है, तो आप प्राचीन और मध्यकालीन का जो हमारा इतिहास शिक्षा का उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेदों ग्रंथों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। मध्यकालीन में जाओगे तो बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़नी पड़ेगी, सल्तनत काल में कौन कौन से शिक्षा के जो पृष्ठभूमि रही, फिर उनमें क्या क्या बदलाव हुए, उन सभी को जानना पड़ेगा। तो बेटर ये रहेगा ना कि हम आधुनिक को पढ़ें, और मैं भी बिल्कुल सटीक बात करता हूँ कि यार बाकी किसी को मत पढ़ना, इन आधुनिक वाले हिस्से में पढ़ लेना। मतलब मॉडर्न जो भी चेंजेस आए हमारे एजुकेशन में, एक कमिटीज़ बनी, जिसको मैं बहुत देर तक पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके भी 2 अलग अलग प्रारूप बनाने वाला हूँ मैं। अब देखो क्या हुआ कि मैं आधुनिक लेकर आया, और आधुनिक में भी आपको पता है कि मैं 2 अलग अलग चीज़ को लेकर आऊँगा। एक मैं लेकर आऊँगा मेरा बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के जो पूर्व है वो कौन कौन सी कमेटी बनी, और डायरेक्टली मैं फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस लेकर आऊँगा। आपको ही पता है भैया, आज़ादी के बाद जो घटना घटित हुई वही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बिफोर इंडिपेंडेंस आप जाओगे थोड़ा समझ में आएगा कि सर बिफोर इंडिपेंडेंस में बहुत सारी अलग अलग एजुकेशनल कमेटी बनी, अलग अलग आयोग बने। ठीक है, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि हंटर आयोग बना था, वर्धा आयोग बना था, ऐसे करके बहुत सारे आप लोगों ने अलग अलग व्यक्तियों के नाम को सुने होंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्चुअल में अब हमको पता है कि हमारे ऊपर किसी अंग्रेज शासक का हुकूमत नहीं है, तो अब हम लोगों ने एक्चुअल में जो काम हमें करना चाहिए वो हमने चालू किया, और उसी के संदर्भ में ही हम लोगों ने आगे चलकर बहुत सारी शिक्षा नीति बनाई। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी एनईपी 2020 बहुत चर्चे में है कि यार एकदम क्रांतिकारी चीज़ लेकर आ गया है, वैश्वीकरण पर, ग्लोबलाइजेशन पर जोर देता है। सेम वैसे ही यहाँ पर मैं आप लोगों को एनईपीज़ के बारे में बताऊंगा कि एनईपीज़ क्या क्या रही, और फिर मेरी आरटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनईपी में भी मैं जोर दूंगा यार 2020 पर, क्योंकि मॉडर्न वाला फिर आधुनिक वाला बात है। आरटी 2009 ये जानना थोड़ा ज़रूरी है, बट याद रखना कि इसको मैं शिक्षक भर्ती के लेवल जितना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर चांसेस ये हो जाते हैं ना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अलग से टॉपिक दिया रहता है, तो मुझे पता होता है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आना कन्फर्म है, बट यहाँ पर आरटी 2009 अलग से टॉपिक नहीं दिया है। टॉपिक का नाम यहाँ पर क्या है, तो यार एजुकेशनल कमिटीज़ है, तो इनमें से किसी में भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं केवल बेसिक जानकारी दूंगा, और मैं खुद कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई वीडियोस को देखने मत चले जाना। 1-2 नंबर के लिए पूरा जान को लगा देना इस टॉपिक के लिए सही नहीं है, क्योंकि अपने आप में इस टॉपिक जो है वो बहुत गहरा है। खैर, स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले यार कि याद रखना कि मैं स्टार्टिंग ही किससे कर रहा हूँ, तो मैं ब्रिटिश कालीन शिक्षक से ही कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो भी मेरे ब्रिटिश कालीन में जो भी शिक्षा की व्यवस्था रहा, या फिर मैं सीधा कहूँ तो शिक्षा का विकास, हालांकि बहुत ज़्यादा विकास हुआ नहीं था, लेकिन मैं इसी टॉपिक पर ही जोर देने वाला हूँ। अच्छा, यदि आपको याद होगा तो यार पता होगा कि ब्रिटिश में कंपनी आई, कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा सा इतिहास जैसा फील आएगा क्योंकि मैं इतिहास बता ही रहा हूँ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और हैंडराइटिंग के लिए मुझे आप क्षमा करेंगे।
ईस्ट इंडिया कंपनी आया, और आपको पता है कि जब वो आया ना, तो वो हमारे कोई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं आया था भैया, वो तो हमारा आर्थिक शोषण करने आया था। और आर्थिक शोषण के साथ साथ उसे पता चला कि हमने भारत पर कब्जा कर लिया, कब्जा किया, अपना मुनाफा कमाया, और बहुत लंबे समय तक वो उस चीज़ पर लगे रहे। हमको पता चला कि सर वो हमारी हर चीज़ों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, चाहे सर वो हमारा सामाजिक हो, चाहे सर वो मेरा सांस्कृतिक हो, दोनों तरीके से हमारे हर एक चीज़ों पर हस्तक्षेप करने लगे। और उनका एक मेजर एस्पेक्ट, एक मेजर जो हिस्सा है ना, वो चला गया यार कि भारतीय शिक्षा कैसी है। ये उनका एक अच्छा आयाम बन गया कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, जो कि गुरुकुल माध्यम है या फिर जो भी वैदिक कल्चर है, ये जो था उनके लिए अलग था। और उनको ये भी समझ में आया कि यार ये हमारा जो वेस्टर्न एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब उनका जो पाश्चात्य शिक्षा वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे बहुत अलग है। और उन लोगों ने माना कि हम लोग अपने एजुकेशन के सिस्टम में बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़ा हुआ है, ये भी समझ में आया। तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ ना कि हर अंग्रेज इस मानसिकता से, या फिर जो भी आप सुनते होंगे, हर अंग्रेज इस मानसिकता से आया कि हमें भैया इनका शोषण ही करना है। कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि यदि हम इनके संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। और कुछ भारतीय समाज सेवक भी रहे जिन्होंने इस चीज़ पर लड़ा कि भैया आप इतना चीज़ कर रहे हो, कम से कम हमें अपना अच्छा एजुकेशन तो दे दो। और उसी एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर के आज हिस्सा बन गए हैं कि हमें हर एक व्यक्ति को अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी लगता है। खैर, स्टार्ट करता हूँ कि कैसे ये जो कहानी है ये गढ़ी गई और कैसे ये जो आगे आया। आपको पता है कि यूरोपीय देशों में आगे आए, कौन कौन से पहले आए वो आपको पता होना चाहिए कि पहले वो इतिहास का हिस्सा होना चाहिए कि यार कौन से लोग, कौन से देश के लोग पहले आए। जहाँ पर आपको पता है कि मैं बोलता हूँ कि आप पीडीएफ के माध्यम से आप याद करके रखें, पीडीएफ तो बनाते ही है ना, तो वही पीडीएफ के माध्यम से याद रखें कि पोर्चुगल थे, डच थे, फिर इंग्लिश थे, फिर फ्रेंच थे। आपको वैसे करके याद रखना पड़ेगा, उस पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो इतिहास का हिस्सा है। स्टार्ट करता हूं मैं आगे वाले हिस्से पर, जहां पर ये देखते हैं हम लोग कि कैसे अंग्रेजी लोगों ने चालू किया। तो सबसे पहले यदि मुझे कोई घटनाक्रम को याद करना होगा तो वो मुझे याद रखना होगा कि यार एक कलकत्ता में ना एक मदरसा की स्थापना की गई, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा सकता है एजुकेशनल कमिटीज में, सबसे पहले शिक्षा जो है वो अंग्रेजों ने कहाँ स्टार्ट किया। सबसे पहले कलकत्ता। अभी कलकत्ता जो है बहुत बर्निंग टॉपिक रहा है, आप सबको पता है, फॉर द ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। अब कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई, और मदरसा की स्थापना करने वाला व्यक्ति कब था, तो याद रखना कि वो था मेरे 1781 ईसा पूर्व में। और जो व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति को नाम देना होगा तो वो थे मेरे वैरन हेस्टिंग। हालांकि वैरन हेस्टिंग का कोलकाता से बहुत अच्छा संबंध है, जो भी लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा वो सभी जानते हैं कि उनका इंपॉर्टेंट है। तो यार सबसे पहला यदि कोई व्यक्ति का नाम आएगा तो वो कौन आया, मेरा अंग्रेज का वैरन हेस्टिंग का। कब आया, तो 1781 में। क्यों आया, तो कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना। मदरसे की स्थापना का मतलब एक प्रकार से वो एजुकेशन कमेटी की बात हो गई, एक प्रकार से वो शैक्षिक अधिनियम के तहत, एक शिक्षा की व्यवस्था के तहत कुछ कार्य को किया गया, इस बात को इंगित करता है, दर्शाता है। यहाँ पर समझ में आया। साथ ही लगभग इसी ईयर में 1781 में ही आपको, अब जगह मैं ले आता हूँ आपको बनारस, ठीक है। अब बनारस में आपको एक व्यक्ति, उन्होंने किया था यार संस्कृत। अब आपको पता है कि वो उस समय के हिसाब से ही शुरू से ही हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह रहा है ये, ठीक है। तो यार यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्रम को याद रखिएगा, लोगों को याद रखिएगा, नाम को याद रखिएगा, बस। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि ना बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मुझे याद रखना है सर जोनाथन डंकन को, ठीक है, सर जोनाथन डंकन। देखो अब दो नाम मिल गए, एक मेरे को वॉरेन हेस्टिंग मिल गया और एक मेरे को जोनाथन डंकन मिल गया। एक बनारस के लिए, कलकत्ता के लिए, एक मदरसा के लिए, एक संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। अब ये दो नाम मिल गए। उसके बाद मेरे को अगर कोई तीसरा नाम लेना होगा तो यार मैं सीधा डायरेक्टली बिना जोर दिए चले जाऊंगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जो लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा ना उनको तो ये टॉपिक लग रहा होगा कि सर फालतू में पढ़ा रहे हैं। और यदि ये टॉपिक पहली बार सुन रहे हो ना तो याद रखना कि तुम लोगों ने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ा है, इतिहास को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब ये जो कहानी आती है, ये आती है मेरी डायरेक्टली 1784, सन 1784, मात्र 3 साल बाद। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, इसकी स्थापना यदि मैं आपसे पूछूं कि किसने की तो आपको याद होना चाहिए सर विलियम जोन्स है कि जेम्स है, जोन्स है। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और आपको पता है कि शिक्षा के प्रसार के लिए, भैया ठीक है, याद रखना कि ये मेरा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सर ये आपके शिक्षा के प्रसार के लिए इंपॉर्टेंट था,
ठीक है। अब ये मतलब जो मेरा एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था वो इस बात को बताता था कि यार वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। समय समय पर मतलब अंग्रेज अधिकारी जो भी आते थे ना वो अलग अलग आयोग को लेकर आए और फिर अपने हिसाब से वो लोग व्यक्ति को शिक्षित करते गए। और डेफिनेटली यार अगर अंग्रेज आए हैं तो वो अपनी एजुकेशन सिस्टम को, यानी कि अगेन मेरी किसकी, वेस्टर्न कम्युनिटी को जोर देंगे। हिंदी वालों के लिए जो पाश्चात्य शिक्षा है ना उस पर जोर देने की बात चलती थी। इसके बाद अगर जो मेरा थोड़ा सा मेजर अगर कोई एक चीज़ को लेना होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग ले आए थे चार्टर एक्ट। थोड़ा सा पॉलिटी को भी मैं यहाँ पर ले आया हूँ। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को ले आता हूँ डायरेक्टली, कोई टाइम पास नहीं, कोई बात घुमाने वाली बात नहीं, जो काम का चीज़ है मैं उसको ही बताऊंगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में अब हुआ यह कि यहाँ पर जोर देने लगा कि आप चार्टर एक्ट में आप इस चीज़ की नियमावली बनाते हैं कि हर कौन कौन से प्रकार के चीज़ों को चेंज किया जाता है। मतलब पता होगा ना कि आपको ये डायरेक्टली ब्रिटिश संसद से मतलब एक प्रकार से बन के आता था। ठीक है, भले वो भारत के लिए बन के आ रहा है बट वो बन के तो वहीं से आता था कि हम लोग क्या क्या चीज़ों को करना है। तो ब्रिटिश संसद जब बनकर आया तो यहाँ पर एक जोर दिया गया कि यार हमारे कामकाज के लिए हमें व्यक्तियों को शिक्षित भी करना है। अब व्यक्तियों को शिक्षित करना है मतलब समझ में आया कि भारत में हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है। अब याद रखना ये हमारे दृष्टिकोण से नहीं हो रहा था, ये इसलिए हो रहा था ताकि उनका जो काम काज है वो थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि उनको पता है भारत में भारत के लोग हैं तो भैया उनको शिक्षित बनाना। अब जो कंपनी है मेरा ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बोलता है भैया बच्चों उनको शिक्षित बनाना है, भले हमको अच्छा लग रहा हो बट उनका काम हमारे लिए पॉजिटिव सोच का नहीं था भैया। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम इसलिए बना रहे थे कि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। तो फिर ये आया 1813 में। तो फिर 1813 में उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार भारत में शिक्षा का प्रसार करना है। ठीक है, अगेन याद आया कि यार शिक्षा का प्रसार करना है। तो अधिकारियों ने कहा ठीक है शिक्षा का प्रसार करेंगे लेकिन उसके लिए हमें कुछ पैसे लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है आपको हम 1 लाख पर ईयर देंगे, 1 लाख प्रतिवर्ष। ये अमाउंट को याद रखिएगा, 1 लाख प्रतिवर्ष हम क्या करेंगे, व्यय करेंगे, हम खर्चा करेंगे। और स्टार्टिंग में देखोगे ना तो वो उस समय के हिसाब से कम ही था, जितना वो मुनाफा हमसे कमा रहे थे ना वो कम ही था, बट स्टिल कुछ तो किया गया, एक सार्थक प्रयास रहा। और वो सबसे पहला एक कमिटी आया, एक चार्टर एक्ट आया जहां पर थोड़ा हमारे एजुकेशन के लिए बात की गई। हमसे लूटने के बजाय हमें कुछ देना भी गया। अब ये मतलब ऐसा हुआ ना कि अब ये अंग्रेजी लोगों ने लाया तो भैया अंग्रेज लोग तो इसकी तरफदारी करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतवासी इससे बहुत खुश रहे होंगे? वैसा नहीं हुआ। तो यार भारत में इसका बहुत विरोध भी हुआ था उस समय, क्योंकि डेफिनेटली ये जो चीज़ लाई गई थी यार वो लाई गई थी किसके द्वारा, तो लाई गई थी हमारे अंग्रेजों के द्वारा। अब भारतीय लोगों को इसमें लगा कि यार हमारे लिए उतना मज़ेदार है नहीं। उसके बाद ऐसा हुआ कि उस समय आपको पता होगा ना कि जो भी अंग्रेजी समर्थक, अब भाई कई भारतीय लोगों को अच्छा भी लगा होगा, तो अब जो भारतीय समर्थक जिनको अच्छा लगा ना उनको बोला जाता था कि एंग्लिसिस्ट बोलते थे वो लोग। एंग्लिसिस्ट मतलब अब देखो एंग्लिसिस्ट हिंदी वाला, ये मैं अंग्रेजी में लिख दिया हूँ, एंग्लिसिस्ट कहते थे। ठीक है, और एंग्लिसिस्ट कहने का मतलब ये है कि भैया ये लोगों को ये जो पद्धति थी अंग्रेज वाला वो उन लोगों को अच्छा लगा था, इसलिए उनको हम एंग्लिसिस्ट बोल रहे थे। कई बार पूछते हैं कि उसमें कौन कौन से लोग मतलब मुख्य थे, तो याद रखना कि यार आपको पता होना चाहिए, एक तो मेरा मैकॉले कमेटी भी थी, आपको याद होगा, यदि याद नहीं होगा तो फिर से एक बार थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लेना अगर याद नहीं होगा तो। मैटकैफे, ठीक है, ये लोग। और तीसरा व्यक्ति अपना जाना माना राजा राम मोहन रॉय, RRR, ठीक है, पिक्चर याद रहेगा भैया, राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय, थोड़ा सा यदि याद नहीं आ रहा होगा तो आपको याद आना चाहिए राजा राम मोहन रॉय कौन थे। और ये इंग्लिशिस्ट एक लोग हो गए। सेकंड मेरा इतिहास में अगर मैं देखूंगा कि ना सेकंड आया जिनको बोला गया ओरिएंटलिस्ट। अच्छा, ओरिएंटलिस्ट कौन लोग थे? वो लोग थे जो भारतीय शिक्षा को जोर दे रहे थे कि भैया हमारा जो इंडियन वाला तरीका है ना वो सही है। और उसमें भी फिर अलग अलग नेता आते हैं ना कि यार हम इस चीज़ का समर्थन देते हैं। तो समर्थन देने वाले थे, एक मेरे नेता थे प्रिसेप भाई। और जो दूसरा व्यक्ति आया वो तो मेरा डॉक्टर हॉरेंस विल्सन, डॉक्टर हॉरेस विल्सन था। ओके, हॉरेस विल्सन, ठीक है। खैर इतना सारा मैंने नाम दे दिया है। नाम ऐसा है ना कि 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो याद तो ऐसे भी नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको पता होगा ना कि लॉर्ड मैकॉले भी थे, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी थे। लॉर्ड वाले सिस्टम को पता होना चाहिए कि कब कौन सा क्या हुआ।
खैर लॉर्ड मैकाले की जब बात कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मैं उस पर ही आ जाता हूँ कि यार वो कैसे कार्य करती रही। 1813 का वो चार्टर एक्ट था, बट 1835 में आपको घटनाक्रम याद होना चाहिए कि मैकाले की कुछ कमिटी थी क्या, यदि याद आ रहा होगा तो। ठीक है, 1835 में अब जोर दिया गया कि थोड़ा सा अब हमें एजुकेशन पर, भारत के एजुकेशन पर जोर देना है, और इसी वर्ष में पता चला कि अब अगेन हमारा सिटी ऑफ जॉय, जो कि अभी तो रहा नहीं है, कलकत्ता में मुझे पता चला कि एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है। मेडिकल कॉलेज से फिर कलकत्ता, कुछ और ही याद आ रहा होगा फिलहाल तो। तथा उसके साथ में मुझे रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिलता है, जो कि आज प्रख्यात आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज है। जी हाँ, वही है आईआईटी रुड़की जो सुनते हैं ना आप लोग, ये उसी सन की बात कर रहा हूँ, 1835 की। ठीक है, आगे चलकर फिर मुझे पता चला कि 1852 में मुझे मद्रास विश्वविद्यालय का गठन किया गया, और इसी प्रकार से मुझे पता चला कि अब धीरे धीरे जो हमारा एजुकेशन की कमेटी है ना वो बदल रही है सर। अब हमारे जो अंग्रेज है वो लोग भी हमारे इस एजुकेशन कमेटी पर ध्यान को दे रहे हैं। ठीक है, फिर मैं इस चीज़ पर बहुत आगे जोर नहीं दूंगा, और डायरेक्टली फिर इसके आगे क्या हुआ सर उसकी घटना पर बताइए। तो मैं आगे वाली जो घटना है जो कि मेरा आया, वुड्स का घोषणा पत्र। वुड्स का घोषणा पत्र। देखो, अगर तुमको ऐसा लगता है कि सर आपने 1835 वाला कहानी कम बताया, भैया थोड़ा सा मेहनत करना, गूगल खोलना, 2 लाइन पढ़ लेना। मैं बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कई लोगों को मन में रहता है कि सर थोड़ा और बताए थे, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि आप ऐसा करिए। ठीक है, अब ये हुआ कि वुड्स घोषणा पत्र जो है ये 1835 याद है, 1835 को उल्टा कर देना, 1853 कर देना। 1853 पर क्या हुआ कि मतलब ब्रिटिश संसद से भारत के पास एक शिक्षा संबंधी योजना है। ठीक है, और ये योजना देने वाले व्यक्ति का नाम था मेरा चार्ल्स वुड। ठीक है, अब क्योंकि चार्ल्स वुड ने इसको भेजा तो इसको बोला गया वुड्स डिस्पैच। डिस्पैच मतलब पता है ना कि योर आइटम हैज़ बिन डिस्पैच्ड, मतलब भैया वो आपके क्या बोलते हैं स्टोरवेयर से निकल गया है, तो भैया मतलब वो निकल चुका है। ठीक है, अब इसको बोला गया था कि उस समय की ये भारतीय मतलब ये जो एक्ट आया, वुड्स घोषणा का पत्र आया था, इसको बोला गया था कि ये जो है ये मेरा भारतीय शिक्षा क्षेत्र में मैग्ना कार्टा, अच्छा मैग्ना कार्टा यदि पहली बार सुन रहे हो तब तो फिर गजब की तैयारी चल रही होगी हौसल वर्डन की 2028-29 की, है कि नहीं? क्योंकि मैग्ना कार्टा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फेवरेट शब्द था कि भैया फरमान जारी करना, मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता चला कि ये लोगों ने केवल एक हिस्से पर जोर नहीं दिया कि यार मतलब इससे पहले देखोगे ना तो देखो विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी, कहीं पर स्कूल की स्थापना नहीं की जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जोर दिया गया कि यार जो भी हमारे मतलब यहाँ पर जो भी मेरे प्राइमरी वाले फैक्टर्स हैं, प्राइमरी या फिर अभी आप उसको जिसको मिडिल स्कूल कहते हो या हाई स्कूल कहते हो, तो यहाँ पर थोड़ा अब जोर दिया गया कि सर ऐसा है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक हिस्से पर नहीं रह सकते हम लोग, अब हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए समझ में आया कि ये लोगों ने ये जो मैग्ना कार्टा बनाया उसमें प्राथमिक से लेकर पूरा का पूरा उच्च शिक्षा जो भी इसके अंतर्गत आते हैं हम सभी को उसके अंदर रखेंगे। और ये पहला वो कमेटी है ना, वुड्स का जो एजुकेशनल कमेटी आया जिसको आप वुड्स घोषणा पत्र बोलोगे, ये एक्चुअली पहला कमेटी है ना जिसने प्राथमिक से लेकर पूरा उच्च शिक्षा पर जोर दिया। इसके पहले देखोगे ना तो वो केवल उच्च शिक्षा पर जोर दे रहा था, कोई प्राथमिक पर जोर नहीं दे रहा था। और यदि लोकल मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो पता है ना कि उस समय बहुत सारे लोकल लीडर्स उभर कर आ रहे थे भारतीय, जो छोटे छोटे स्कूल्स की महिलाओं के लिए खोल देना, बच्चों के लिए खोल देना, आर्ट के स्कूल खोल देना, अपने जैसे कोई बंगाली कलकत्ता में तो बंगाली के स्कूल खोल देना, उर्दू के स्कूल खोल देना, वो अलग चल रहा था। बट मुझे तो मेजर कमेटी देखना है ना जो अंग्रेज के हिसाब से चल रही थी, तो ये वही था यार। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा जोर दिया गया यार वेस्टर्न एजुकेशन को भी। इनका एक मेजर काम तो था ही ना कि वेस्टर्न एजुकेशन को आगे करना है, तो वेस्टर्न एजुकेशन पर जोर दिया गया और बोला गया कि यार हमें जोर देना है किस पर, लिटरेचर पर, क्योंकि साहित्य तो यहाँ पर शुरू से अच्छा था बट स्टिल साइंस पर, साइंस के अलावा मतलब विज्ञान, फिर आया मेरा फिलोसफी आ गया, एक अच्छा एस्पेक्ट आ गया, फिर कला आया, मतलब जो आर्ट्स होता हिस्सा होता है वो भी आया।
ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग स्टार्ट किए गए। अब वहाँ पर आपको पता होगा कि उस समय पर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जो था ना वो एकदम ज़बरदस्त चलता था। कौन सा सर? लंदन यूनिवर्सिटी। ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी मतलब लंदन का जो विश्वविद्यालय था। तो हमने कहा कि हम उसी के तर्ज पर 1857 का रिवॉल्ट याद आ रहा होगा, तो रिवॉल्ट के साथ रिवॉल्ट एजुकेशन वाले शिक्षा क्षेत्र में भी हुआ था। तो हमने क्या किया कि अब लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर अंग्रेज़ों ने बोला कि यार हमें भी कुछ अच्छा करना है भारत के लिए। क्यों? ताकि हम उनसे और काम निकाल सकें। ठीक है, तो वहीं पर मुझे पता चला कि यार अगेन मेरा कलकत्ता देखो छूट ही नहीं रहा है। ठीक है, एक मेरा कलकत्ता और एक मेरा उस समय के हिसाब से बम्बई, वर्तमान का मुंबई, और एक मेरा मद्रास। आपको पता होगा ना, ये तीन हमारे एपी सेंटर हुआ करते थे। इतिहास पढ़े होगे तो ये इजीली याद होगा ये तीन जगह। इन तीन जगह में हम लोगों ने क्या किया, हम तीन लोगों ने एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी थी। और ये आज के समय में ये विश्वविद्यालय ना अपने आप में बहुत अलग पहचान रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किसकी बात की? मैंने बात की वुड्स की घोषणा पत्र की। अब सेकंड टॉपिक थोड़ा और आगे चलता हूँ बिना देरी करे। सेकंड टॉपिक आएगा मेरा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, या फिर आप इसे हिंदी वाले लोग हंटर आयोग, राइट, यही है हंटर आयोग। तो सबसे पहले तो ऐसा है ना कि हंटर आयोग के लिए व्यक्ति का नाम तो पता चल रहा है कि सर वो कोई हंटर नामक व्यक्ति रहा होगा, उसने ही कुछ किया होगा। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हुआ। तो याद है कि इस चीज़ के लिए मैं एक व्यक्ति का अगेन दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर आना चाहूँगा, वो मेरे लॉर्ड रिपन है। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन थोड़ा सा आए और उन्होंने कहा कि यार 1882 में एक आयोग बनाया। ठीक है, लॉर्ड रिपन का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि नाम तो पता है हंटर का, बट उस समय कौन हमारे लॉर्ड थे भैया। ठीक है, लॉर्ड कहने में अच्छा तो नहीं लगता, बट उस समय तो थे ना। तो ये कहने में हमें पता चला कि उन्होंने, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम था विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, अब विलियम विल्सन हंटर, इसने क्या की थी? उस कमीशन की अध्यक्षता की थी। तो इसीलिए नाम भी इन्हीं का आ गया भैया। ठीक है, कैपेबल व्यक्ति थे। और उसके बाद क्या हुआ कि उसमें कुल 20 लोग थे, 20 सदस्यों की टीम थी, और उसमें ऐसा माना था कि शायद 8 भारतीय थे उस समय। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसको एक बार और डिटेल में देख लेना। उसमें शायद 8 भारतीय थे, बाकी तो इसलिए ये कमीशन, ये रिपोर्ट अच्छा रहेगा क्योंकि भैया उसमें 8 भारतीय भी थे, तो भारतीय दृष्टिकोण को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया था। अब यहाँ पर इस अनुसार मतलब इसमें क्या बोला गया कि इसमें जो भी हमारी प्राथमिक शिक्षा है ना, वो स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को सौंप देना है। ठीक है, जो भी क्या है मेरी प्राथमिक शिक्षा है, तो अलग अलग समिति ही बनती है ना कि यार ये समिति जो है वो इस काम को करेगी। तो वैसे ही कुछ संस्थाएं होती थी भैया। थोड़ा सा समझना लॉजिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन्होंने केवल अभी प्राथमिक की बात की है ना, याद रखना, अभी केवल प्राथमिक की बात कर रहा हूँ। इन्होंने बोला कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो 1 to 5 वाला है, उस 1 to 5 वाले के लिए सर आप एक काम करिए, आपकी जो भी स्वायत्त संस्थाएं होंगी, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स होंगे, अंग्रेजी वालों के लिए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स होंगे, आप उनको सौंप देते हैं। माध्यमिक शिक्षा के 2 अंग हो। ठीक है, अब जो माध्यमिक शिक्षा होगा, जो मिडिल स्कूल होगा, उसके 2 अंग हो। मतलब ऐसा है कि अभी माध्यमिक शिक्षा का जो अंग है वो मेरा 6 to 8 है, लेकिन याद रखना कि उस समय माध्यमिक शिक्षा 3 to 5 फिर 6 to 8, तो इसीलिए उसको बोला गया कि भैया वो 2 अंग हो जाए। ठीक है, और बोला गया कि भैया स्कूल की स्थापना करना केवल सरकारी काम है क्या? नहीं। और बोला गया कि भैया गैर सरकारी स्कूलों को भी थोड़ा सा जोर दिया जाए। आज जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना हम चाहते हैं, वहाँ पर भी बोला गया कि भैया गैर सरकारी स्कूलों पर भी थोड़ा जोर दिया गया। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है। देखो उस समय क्या था ना कि जो भी स्कूल खोलते थे ना, वो एक सरकारी सदस्य ही होता था। ठीक है, उन लोगों ने बोला कि अब सरकारी सदस्य होना ज़रूरी नहीं है, जो भी गैर सरकारी सदस्य है वो भी क्या करता है, स्कूल की स्थापना को अब कर सकता है। ये एक थोड़ा सा रिफॉर्म आ गया, क्योंकि अब ये लोग भैया बोल रहे हैं पैसा देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, जो आज चलता है बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, आपको पता होगा कि जब हंटर कमीशन जब आया था ना, तो उस समय हमारे पास 62 विश्वविद्यालय थे, कॉलेज थे, वो भैया बढ़कर 151 हो गया। तो अच्छी बात है ना कि उस समय कॉलेज तो थे, वो बहुत ज़्यादा खुल गया। ठीक है, और जो भी मेरा प्राथमिक शिक्षा रहा, तो मैंने कहा ना वो स्वायत्त संस्था की ओर चली गई थी।
तो मतलब स्वायत्त संस्था की मतलब जो भी उसका जिला बोर्ड रहा होगा, जिला बोर्ड रहा होगा या फिर लोकल बोर्ड रहा होगा, ठीक है। और फिर आपके अभी के हिसाब से बोलोगे तो नगर पालिका जो था वो उसके अंडर में आ गया था, नगर पालिका के अंडर में वो आ गया था उन सभी के, ठीक है। तो उसके बाद एक मिनट, ठीक है। अब उसके बाद ये मेरे किसके व्यक्ति का नाम था, तो ये मेरे विलियम विल्सन हंटर अध्यक्षता थी, लेकिन याद रखना कि उस समय लॉर्ड कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये आगे चल के काम आएगा कि ये कौन से व्यक्ति ने किया। फिर आया मेरा अगला जो व्यक्ति है जो कि मेरा लॉर्ड कर्जन आने वाला है, ठीक है। कर्जन से याद आता होगा बंगाल का विभाजन। तो अब ये भी समझ में आएगी बंगाल का विभाजन 1905 की घटना है, तो उसी के पास की कुछ घटना बना देने वाले सर। तो याद रखना यहाँ पर से मैं एक घटना बताने वाला हूँ जिसका नाम है मेरा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। अब देखो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि मेरा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। मैंने कहा ना कि 1905 का बंगाल विभाजन को याद रखना है और वहीं पर से इसको भी याद रख लेना कि ये याद है मेरा एक्चुअल में 1904 में, 1905 में बंगाल का विभाजन था। तो याद रखना कि एक व्यक्ति का नाम क्या है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ही व्यक्ति भैया जो उसके लिए जिम्मेदार रह जाता है। तो वो यह था कि लॉर्ड कर्जन है ना 1901 में उनको भी था कि हमारे भारत में भैया शिक्षा की जो कमेटी है वो अच्छी बनी। तो 1901 में उन्होंने एक मतलब शिक्षाविदों का सम्मेलन किया, ठीक है। तो यार अब उन्होंने सम्मेलन तो किया, लेकिन उस सम्मेलन में ना एक समस्या ये थी कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब भारतीय सदस्य का ना होना इस बात को बताया गया कि यार नहीं हो पाएगा, वो कमीशन जो है वो अच्छा हो ही नहीं पाएगा। तो उसके बाद फिर समझ में आया कि ऐसे तो बनेगा नहीं। तो धीरे धीरे फिर इस चीज़ को नकारा गया कि यार आपने विश्वविद्यालय अधिनियम तो बना दिया, लेकिन उसमें अधिनियम मतलब बना नहीं था, लेकिन आपने कमेटी बना दी अधिनियम बनाने के लिए, बट ये बहुत दिक्कत हो जा रहा है। तो ऐसे करके इस अधिनियम में ना बहुत सारा दिक्कत ये था। सबसे पहला जो मेरे को लगता है जो सबसे बड़ा दिक्कत ये आया कि सरकारी मतलब अधिनियम में जो भी गैर सरकारी कॉलेज था, ठीक है, जो भी गैर सरकारी कॉलेज था ना, अब ये विश्वविद्यालय अधिनियम है तो कॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी गैर सरकारी कॉलेज था उसको भी सरकार ही नियंत्रण करेगा। मतलब ये जो आप लोग बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हो जहाँ पर करोड़ों की प्लेसमेंट आती है, गूगल आती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, उसको बोल रहा है कि उसका नियंत्रण जो सरकार करेगा। सो सबसे बड़ा जो मुद्दा आया ना जिस पर रैली निकाला गया, लड़ा गया, वो मुद्दा यही आया कि भैया प्राइवेट कॉलेज का नियंत्रण जो है वो सरकारी क्यों होगा। तो यहाँ पर फिर समझ में आया कि इस कमेटी में बहुत दिक्कत है। तो इस कमेटी को फिर बदलने के लिए बहुत सारे अलग अलग फिर और नियम आए, ठीक है। तो उसके बाद फिर समझ में आया कि मतलब जितने भी भारतीय लोग हैं, अब भारतीय सदस्य यहाँ पर थे नहीं, तो सीधी सी बात है, तो भारतीय लोग तो इसकी आलोचना करेंगे। और चूंकि ये बात 1900 का है तो 1900 तक बहुत सारे अलग अलग केंद्रीय नेता, राज्य नेता, उस समय के हिसाब से प्रांतीय नेता अलग अलग उभर के आ चुके थे। उसके बाद वहाँ पर से ये भी डिसाइड हुआ कि इसी में कि हम लोग 5 लाख पर ईयर, 5 लाख प्रति वर्ष हम लोग क्या करेंगे, हर एक विश्वविद्यालय को देंगे। और एक साल नहीं, ये कंटिन्यू 5 साल तक देते रहेंगे, ताकि यार जो भी विश्वविद्यालय में सुधार करना है वो हर एक सरकारी विश्वविद्यालय में सुधार किया जा सके। तो कहीं ना कहीं आपको पता है जहाँ पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट आ गया, जहाँ पर आर्थिक आ गया, वहाँ पर हो सकता है कि वो चीज़ बेहतर हो जाए, क्योंकि भैया अर्थ से ही हमारा संसाधन जुड़ा हुआ है, यानी कि इकोनॉमिक ड्राइव ही है हमको जो अच्छे बनाने की ओर ले जाता है। उसके बाद समझ में आया कि 1910 तक ना जो भी मेरे जितने भी ये कॉलेज थे, जितने भी शिक्षा विभाग था पूरा का पूरा, ठीक है। अभी शिक्षा विभाग केवल स्कूल का मत लेना ये भैया, ये मैं संपूर्ण बता रहा हूँ, ठीक है। शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, जो भी है सभी जो था वो मेरा शिक्षा विभाग जो था, ये उसके पहले मेरा गृह विभाग के अधीन था। किसके विभाग के अधीन? गृह विभाग, जिसमें अभी पुलिस आता है हमारा गृह विभाग में, ठीक है। तो यार ये मेरे गृह विभाग के अधीन था। उसके बाद फिर समझ में आया कि गृह विभाग के अंदर एक विभाग है शिक्षा विभाग, लेकिन 1911 में समझ में आया कि एक अलग से, अभी जैसे कि एक अलग से हमारा क्या है, शिक्षा विभाग है कि नहीं, तो वैसे ही 1911 में, अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि 1911 में हम लोगों ने अलग से शिक्षा विभाग की, हम लोगों ने नहीं मतलब भैया उस समय तो अंग्रेज थे, तो उन लोगों ने थोड़ा रखा कि यार हम गृह विभाग से इसको पृथक करते हैं, अलग करते हैं, और हम शिक्षा विभाग को इसमें अलग करते हैं, ठीक है। तो वहीं पर से ये अलग हो गया। और जैसे कि गवर्नर जनरल जब बनता था ना, तो जैसे कि क्या होता है, मेरे जैसे पीएम होता है
और पीएम के अंदर अलग अलग विभाग इसको देखते हैं। तो वैसे ही गवर्नर जनरल के अंदर जो भी अलग अलग लोग थे उनमें से किसी एक को शिक्षा विभाग का मुखिया बनाया जाता था, और फिर भैया वो एक सदस्य की नियुक्ति करते और फिर उसके हिसाब से वो शिक्षा विभाग में उसको जो भी डिसीजन लेने हैं वो उन डिसीजंस को लेते रहता। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया कि यार शिक्षा विभाग जो है वो कब आया, तो हमारे लिए 1911 में आया। देखो उससे पहले शिक्षा विभाग था नहीं, 1911 में मेरा क्या आया, शिक्षा विभाग आया। फिर मुझे पढ़ना क्या है, फिर मुझे पढ़ना है सैंडलर कमीशन। भैया हिंदी वालों के लिए भैया क्या है मेरा, तो ये मेरा सैंडलर आयोग है। अब थोड़ा विश्वविद्यालय में जो भी हमारा जितने भी अलग अलग व्यक्ति आए कि भैया हमने अलग अलग चेंज किया। देखो ये जो क्रम है ना ये बहुत लंबा चला गया, अब कि बहुत सारे अलग अलग लोगों को, लॉर्ड रिपन आ गए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आ गया। अब उसी के आगे सैंडलर आयोग। कई बार हो सकता है ना कि इस 1-2 नंबर क्वेश्चन में अधिनियम में यही आ जाए कि पहले सैंडलर आयोग आया था कि पहले हंटर आयोग आया था। सीधा आसान सा क्वेश्चन ही आ जाए कि पहले सार्जेंट का एजुकेशन योजना आया था या पहले वर्धा का शिक्षा योजना आया था, है ना। तो इसीलिए मैं क्रम को उसी इतिहास के हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आया था। ठीक है, तो अब ये जो है इसके लिए आगे एक व्यक्ति को नाम को याद रखना है कि अब ये तो पता चल गया कि हमने विश्वविद्यालय में शिक्षा आयोग बना दिया, विश्वविद्यालय में अलग अलग शिक्षा हुई। तो उस विश्वविद्यालय में जो भी मेरा शिक्षा चल रहा था, ठीक है, हैंड राइटिंग के लिए अगेन माफ़ी चाहता हूँ, आज तो वॉइस क्वालिटी के लिए भी, क्योंकि मैंने अपना माइक जो है वो अपने कर्मभूमि में ही छोड़ा है। तो यार अब क्या हुआ कि विश्वविद्यालय की जो भी शिक्षा जैसी भी चल रही है उसकी प्रगति के लिए मुझे पता चला कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। देखो ये किसके लिए किया गया कि भैया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कैसी चल रही, कैसी गुणवत्ता है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना। और आयोग के लिए अब हाँ उस समय तो लॉर्ड मेरे चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, देखो भैया लॉर्ड मेरे चेम्सफोर्ड थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने फिर बोला कि भैया मैंने बना दिया क्या, विश्वविद्यालय आयोग। और विश्वविद्यालय आयोग, ये आयोग तो बना था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, लेकिन मैंने कहा कि भैया इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है, प्रिसाइड कौन करेगा इसका। तब वहाँ पर जो आप जिसका नाम पढ़ रहे हो कि सर वो थे मेरे कौन, सैंडलर। ठीक है, मतलब पूरा नाम था माइकल सैंडलर, तो डॉक्टर माइकल सैंडलर ने इसका अध्यक्ष बना दे। और यहाँ पर उस समय अब चूंकि इससे पहले विवाद तो हो चुका था कि सर आप आयोग बनाते हो ना तो उसमें केवल और केवल अंग्रेज होते हैं, तो इस बार वो गलती को ना दोहराते हुए हम लोगों ने इसमें 2 भारतीयों को भी नाम दिया गया। एक का नाम था आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, हालांकि ये सब आप नाम याद नहीं रखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार, और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे इसमें, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, जियाउद्दीन अहमद भी थे। और अच्छा ये आयोग जो आया था वो कब आया था, तो 1919 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, और मतलब इसमें ना थोड़ा जोर दिया गया यार, जो बच्चे जो 12 साल तक के हैं, जो बच्चे 12 साल तक के हैं, मतलब 12 साल मतलब जो भैया उत्तर बाल्यावस्था तक की बात हो रही है, 12 के बाद तो किशोर अवस्था है, मतलब कहीं ना कहीं प्राइमरी और मिडिल की बात हो रही है। तो अब उनमें ना पूरा बात किया गया कि यार उन बच्चों का पाठ्यक्रम कैसा होगा। सोचो ये कितना आगे आ गया, अब अंग्रेज हमारे लिए थोड़ा अच्छा करने लगे कि उनका पाठ्यक्रम कैसा होगा भैया, उनको स्नातक में कौन कौन से विषय आगे चल के पढ़ाने हैं, कैसे करना है, जो भी इन सभी चीज़ के बीच बात हुई। और ये देखा गया कि 1916 से लेकर 1921 को ना गोल्डन पीरियड बोला गया। अच्छा गोल्डन पीरियड क्यों बोला गया, क्योंकि भैया बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ खुले थे, यूनिवर्सिटीज़ या फिर बहुत सारे आपके तो कॉलेजेस खोले थे। तो यार ये मतलब बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ खोले, तो भैया इसको मैं उसके हिसाब से गोल्डन पीरियड बोलूँगा। 1919 आपको याद होना चाहिए यार, मेरा नाम है देखो चेम्सफोर्ड, और वहीं पर से याद होना चाहिए मॉन्टे चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था, ठीक है, रॉल्ट एक्ट आया था। ये सब चीज़ आपको इतिहास के हिसाब से भी याद होना चाहिए था और समझ में आना चाहिए था कि ये रॉल्ट एक्ट क्यों हुआ था, चेम्सफोर्ड वाला जो घटना है वो वाला क्या था, वो सभी चीज़ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री के साथ साथ अब आपको पता है कि आपके एजुकेशन वाली कमेटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर मेरी जो इंपॉर्टेंट कमेटी आई उसको बोला गया हार्टोग आयोग। ये ग है, ठीक है, ये आया मेरा 1928 में। इतिहास के कालक्रम में थोड़ा और आगे चले गए हम लोग। व्यक्ति का नाम था फिलिप हार्टोग। ठीक है, अब हार्टोग बोलो या हार्टोग बोलो, तुमको जो बोलना है। फिलिप हार्टोग,
ठीक है। हैटॉग मतलब ये अध्यक्षता में रहे ना, उस समय अध्यक्षता में रहे, और इन्होंने बताया कि यार इन्होंने ना जोर दिया कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो शिक्षा की प्रणाली है वो केवल और केवल शिक्षा मतलब एक बोझ जैसा बना के आप लोग पढ़ाए जा रहे हो। तो इन्होंने कहा कि अब जो शिक्षा का क्षेत्र है ना उसको केवल और केवल शैक्षिक क्षेत्र में न रहकर शैक्षिक क्षेत्रों में जोड़कर उन्होंने कहा कि यार उसको अब जोड़ा जाए किसमें, मेरे व्यावसायिक और उस समय एक बड़ी रिवॉल्यूशन चल रही थी, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको बोलेंगे क्या, औद्योगिक। ठीक है। तो अब ये जो कमिटी आया, जो मेरा हैटॉग आयोग आया, या फिर जो मेरा फिलिप हैटॉग भाई साहब आए, उन्होंने क्या जोर दिया कि आप एजुकेशन को केवल शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित न रहकर आप उसको किस में जोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा ना कि विश्वविद्यालय में जो भी मेधावी छात्र हैं उनका नामांकन किया जाए, मतलब जो एकदम टैलेंटेड है, जो बहुत होशियार है, उनके लिए नामांकन किया जाए, और छात्रों को व्यावसायिक और औद्योगिक दोनों तरह की शिक्षा दी जाए। अब देखो शिक्षा को दो स्वरूप और जोड़ दिए गए, जो केवल और केवल एक शैक्षिक दृष्टिकोण नहीं रहा, अब वो भैया मेरे दो मतलब व्यावसायिक और औद्योगिक, इंडस्ट्रियल और मेरे बिजनेस के हिसाब से भी बच्चों को जो है शिक्षा को दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा रहा होगा। 1928 के बाद मैं अगेन 1937 पर आता हूँ। 1937 पर, जिसको मैं बोलूँगा क्या, वर्धा का शिक्षा योजना। क्या बोलूँगा, वर्धा का शिक्षा योजना। वर्धा नाम से याद होना चाहिए। वर्धा शिक्षा योजना, जहाँ मैं कहूँगा हमारे राष्ट्रपिता की बात होनी चाहिए, महात्मा गांधी जी का। ठीक है। अब ये जो था, मतलब ये याद होगा कि 1937 में फिर जब कांग्रेस मंत्रिमंडल जब बना तो उसमें महात्मा गांधी जी ने इसकी योजना बनाई थी। ठीक है। और बनाने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बनाया था, बट आपको पता है कि मूलतः मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी हाथ है, बट महात्मा गांधी जी का भी इसमें योगदान रहा है। और वर्धा शिक्षा इस योजना को कहा जाता है, जहाँ पर आपको याद होगा कि जब वर्धा शिक्षा योजना आप कहीं पर भी देखेंगे ना, तो आपको गांधी जी चरखे के साथ दिखते हैं अपने। ठीक है। हालांकि गांधी जी चरखे के साथ हमेशा दिखते हैं, बट जब इस शिक्षा योजना की बात होती है, वर्धा शिक्षा योजना की, तब गांधी जी आपको चरखे के साथ दिखते हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि इस यहाँ पर जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ केवल शिक्षा पर जोर नहीं दिया गया, यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ हस्तकलाओं पर भी जोर को दिया गया, हस्तकलाओं पर। ठीक है। तो ये मेरा वर्धा शिक्षा योजना हो जाएगा। इसके बाद मेरा लास्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर से ये मेरा बिफोर इंडिपेंडेंस वाला जो पार्ट है ना, उसको मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है। ये मेरा आया कौन सा, मेरा सार्जेंट शिक्षा का योजना। ठीक है। सार्जेंट, अच्छा सार्जेंट लिख लेता हूँ और कमीशन लिख लेना आप। ये मेरा सार्जेंट का मेरा शिक्षा योजना है। अच्छा, ये कब आया, तो ये आया 1944, फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर से अगेन मैंने कहा ना कि कुछ इतिहास आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सार्जेंट शिक्षा को तैयार किया गया, मतलब जोर दिया गया भैया कि यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन हो। अच्छा, सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सर केंद्रीकरण की बात की गई थी। मतलब जो एजुकेशन है ना, उसकी केंद्रीकरण की बात की गई थी। कैसे भी करके यहाँ पर ये बताया गया था कि हमारा जो एजुकेशन है उसको कैसे हम लोग ग्लोबलाइज लेवल पर लेकर जाएंगे। आगे चल के जब मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ना इसी एजुकेशन का, तब आपको समझ में आएगा कि ग्लोबलाइजेशन का कितना जोर हमारे एनईपी पर। ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शिक्षा की स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है। मतलब बात की गई कि हम करेंगे, बड़े बड़े प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोल लूँगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ मैं अलग अलग कॉलेज खोलूँगा। सब में वही घिसी पिटी बातें। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जोर दिया गया कि यार अब देखो यहाँ पर से ना एक चीज़ का ना वो निकल के आ रहा है पृष्ठभूमि, कि 6 से लेकर जो 11 वर्ष के जो बच्चे हैं, याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, जो 6 से लेकर जो 11 वर्ष के बच्चे हैं उनको बोला गया कि आपको देना है क्या, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब देखना यही आपका आरटी 2009 में कैसे कन्वर्ट होता है। थोड़ा सोचोगे तो 1944 की वो घटना जहाँ पर ऑलरेडी निःशुल्क की बात की गई है, उसको भारत में लाने के लिए कब लग गया, 2009 लग गया। ठीक है। और थोड़ा और बताऊँ ना, तो ये लास्ट था मेरा सार्जेंट शिक्षा योजना, जो बेस्ट था। उसके बाद तो फिर जो आया मेरा आज़ादी के बाद का आया। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग ना दिक्कतें हुई, समस्या आया कि हम कैसे करेंगे। जब भारत की जब आज़ादी मिली ना, तो भारत की आज़ादी के समय आपको पता है कि कितने % लोग साक्षर थे। आप थोड़े से
टेंशन में आ जाओगे। 12.12% लोग ही उस समय साक्षर थे, सोचो। जबकि जनसंख्या उस समय ऐसा नहीं कि बहुत कम था, लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी, उसमें केवल और केवल मैं देख पा रहा हूँ कितने 12.12% क्या थे, व्यक्ति जो थे वो साक्षर थे। ठीक है, 1947 मतलब जब आज़ादी मिली तब की ये बता रहा हूँ। ठीक है, उस समय देश में लगभग 20 ठो विश्वविद्यालय थे, ओनली 20 यूनिवर्सिटीज़, मात्र 20 विश्वविद्यालय थे। फिर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन, सभी जान रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ कि उनकी अध्यक्षता में मुझे पता चला कि यार ऐसा है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है। किसका? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। देखो, अब ये आज़ादी के बाद ही हो सकता था, तो आज़ादी के बाद ही हुआ। ठीक, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और फिर इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हुए 1953 में यूजीसी बना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, पता है ना, यूजीसी नेट होता है तो यूजीसी कराता है, वही वाला बात है कि ये 1953 में यूजीसी बना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, जब ये आज़ादी हुआ था तो मात्र उस समय 1.5% से 2% के बीच लोगों को ही अंग्रेजी आता था। हालांकि आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, जितने हिसाब से हमारे पास एजुकेशन कमिटीज आ चुकी हैं। ये वाला जो चैप्टर है ना, जहाँ पर मैं केवल बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ, उसका मैं एक अलग वीडियो कर देता हूँ और आफ्टर इंडिपेंडेंस का अलग वीडियो कर देता हूँ, क्योंकि वरना ये वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी, कोई देखना पसंद नहीं करेगा इतनी लंबी वीडियो। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं अपने अगले इकाई में, जो कि होगा मेरा आफ्टर इंडिपेंडेंस।